बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मुझे ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, 17 तारीख तक नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। और दूसरी अहम खबर भी अदलिया के ईवानों से ही है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो दायर रेफरेंसेस हैं, केसेस हैं, उनकी भी आज समाअत हुई। बड़े अहम सवाल उठाए हैं बेंच में शामिल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने। फ़रोग़ नसीम साहब ने हुकूमत की वहाँ पर नुमाइंदगी की, जवाब देने की कोशिश की, साथ कोरोना का जिक्र भी होगा। तो शामी साहब, बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल ही गई, वो कल क्यों गायब रहे? दिन भर किसी भी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे, जैसा कि हमने कल दावा भी किया था। आज जवाब मिल गया, 17 जून तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। क्या उनकी ज़मानत और उनके सियासी मुस्तकबिल और जो कुछ कल से आज तक हुआ, इसके ताने बाने जोड़े जा सकते हैं उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए? मैं चाहूँगा ज़रा इससे आप बात शुरू करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया जाए, आज एक बहुत तारीख़ी दिन है, 3 जून। जी। और 3 जून जो है 1947 में इसी दिन ये फ़ैसला हुआ था, बरतानवी हुकूमत ने इससे इत्तफ़ाक़ किया था कि जो सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया है, वो तक़सीम हो जाएगा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, और उसके असूल तय किए गए थे। और ये 3 जून का प्लान जो है, उसके तहत फिर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को 2 मुमलकतें वजूद में आईं, बिल्कुल, और पाकिस्तान और भारत। और फिर 1971 में एक तीसरी मुमलकत वजूद में आई, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। पाकिस्तान के एक हिस्से ने अलग होकर एक अलग रियासत कायम कर दी। जी, तो ये दिन बड़ा तारीख़ी दिन है, ये बुनियाद है हमारी आज़ादी की। और एक वाज़ेह ऐलान हुआ कि बरतानवी हुकूमत जो है, न सिर्फ आज़ादी से इत्तफ़ाक़ किया उसने, बल्कि तक़सीम से भी इत्तफ़ाक़ किया, और पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रख दी गई। तो ये हम सब को आज का दिन मुबारक। ठीक हो गया। अब ज़रा शहबाज शरीफ साहब का मामला एक बार आ गया कि पेशी हुई, फिर अगली पेशी पर गैर हाज़िरी हुई, फिर छापे पड़े, फिर रूपोशी, और फिर आज ज़मानत। कहानी तो वैसे दिलचस्प लगती है ना शामी साहब? देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक ही दिन में बड़ा लंबा फासला तय कर लिया है। कैसे? जो लोग उनको ताने देते थे, वो दुबके हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, वो मिले हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। मालूम हुआ कि वो मज़ाहमत की सलाहियत रखते हैं, और उन्होंने एक ही रात में तमाम तय हुए उम्र के मुकाम वाली बात हुई, और उन्होंने एक नक्श अपना जमाया। सर, ये और मुज़ाहमत कैसे दिखाई दी? सर ये वाज़े कीजिएगा कि ये मुज़ाहमत आपने कहा, तो मुज़ाहमत किस अमल से नज़र आई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सारे एपिसोड में जो ज़ेर बहस है? क्या कल का उनकी जो अमल था वो मुज़ाहमती इस्तारा था, या आज पेशी और ज़मानत लेना मुज़ाहमत है? दोनों मुज़ाहमती अमल हैं। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, चुप करके अपनी गर्दन जो है नहीं झुकाई, बल्कि उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं रेजिस्ट करूंगा और अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और आपने देखा कि एक नई लहर दौड़ गई उनके कारकुनों में, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों कारकुन उनके जमा हो गए, और उनके अंदर एक पुरजोश तरीके से वो भूल गए कि कोरोना के मामलात क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, और बड़े भरपूर तरीके से। तो ये तो काबिल तारीफ बात तो नहीं है शामी साहब? लहर दौड़ी तवानाई की। देखिए, ये काबिल, मैं इसको तिब्बी नुक्ता नज़र से बात नहीं कर रहा, कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस जज्बे की जो उन्होंने पैदा किया है। और ये जो सियासी तहरीकें हैं और सियासी मामलात हैं, ये इसी तरीके से चलते हैं। और नैब जो है, उसके जो चेयरमैन हैं बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ,
मैं बसद अदब उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इस बात का जायज़ा लें कि नैब ने कल जो कार्रवाई की उसका जवाज़ क्या था और उसका क्या फ़ायदा उसको पहुँचा। ठीक, नैब एक एहतसाब का अदारा है और नैब एक उसका दावा इंडिपेंडेंट अदारे होने का है और कानूनी तौर पर वो एक आज़ाद इमेज भी रखता है। और जब नैब जो है तो उसको ये सियासी रहनुमाओं की तरह या सियासी जमातों की तरह जज्बाती होने की ज़रूरत क्या है। अगर शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए थे, उन्होंने कल कहा था कि भाई मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ मेरी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, इसलिए मैं आज गिरफ्तारी नहीं दे सकता, आज उनके पास नहीं आ सकता। उनको पता था गिरफ्तारी होगी। चलें अब ये देखते हैं कि आज हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। अगर जी पहले एक मिनट सुनिए जी, जब अगर आज नैब की टीम हाई कोर्ट में मौजूद होती, अगर उनकी जमानत ना मिलती तो उनको गिरफ्तार कर लेती, और जमानत मिल गई जैसे मिली है तो चुप करके घर वापस आ जाती। तो नैब को भी अपने इंडिपेंडेंट इमेज की हिफाजत करनी चाहिए। एक तो हमारे शहजाद अकबर साहब, शेख रशीद साहब, हमारे शिबली साहब, हमारे फर्रुख हबीब साहब, सब जो हैं मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और नैब की कार्रवाइयाँ जो हैं उनका सेहरा अपने सर सजाने की कोशिश करते हैं। इससे वो नैब की खिदमत नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि इस पे चेयरमैन नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए और अपने इमेज की हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बड़ी दिलचस्प एपिसोड थी जब वो आज जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। पहले तो रुकावटें खड़ी कर दी गई, दरवाजे बंद कर दिए गए, वकला और साइलिन भी खासे ख्वार हुए। आज फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ये एपिसोड पहले जानते हैं, फिर कमरे अदालत में क्या हुआ। मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद थे वहाँ पे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ पहले में बैठे हैं, उनसे पहले एक बात सुन लें जी, उनसे भी बात करते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अदालत जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसके दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। सही, किसी पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले अदारे को ये हक हासिल नहीं है कि वो इंसाफ का दरवाजा बंद कर दे। हाँ, सही बात है। इसलिए अदालत ने इंटरवीन किया और उनको पीछे हटना पड़ा। दरवाजा खुला रहना चाहिए इंसाफ का, और यही रवायत है और यही इस अदारे की अजमत है। तो फिर जब अदालत, शहबाज शरीफ साहब जो थे, उनके रास्ते में जो रुकावट थी उसको दूर कर दिया गया और अदालत ने कहा कि उनको अंदर आने दिया जाए अदालत में जब वो अपनी दरखास्त लेके आना चाहते हैं। ठीक हो गया। यही अदालत के वकार का तकाजा था। बिल्कुल ठीक, ये बात हमें पेश नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अशफाक साहब, ये दो नुक्ते हो गए ना, एक तो कोर्ट रूम के अंदर शहबाज शरीफ साहब के वकला के क्या आर्गूमेंट्स थे और नैब किस बात पे कॉन्टेस्ट करता रहा, ये तो बाद में जानते हैं। पहले सरे दस यही मौजू जिस पर शामी साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे हैं, रूपोशी और फिर हाज़री हुई। हाज़री कैसे आपने देखी उनकी, इस दौरान पुलिस ने पहले क्या इकदाम किए और बाद में किसके कहने पर फिर दरवाजे खोल दिए गए, कैसे हुआ ये सब कुछ? शुक्रिया जामी साहब। आज सुबह 7 बजे के करीब ही लाहौर हाई कोर्ट के चारों इतराफ जो जितने भी दाखिली रास्ते थे उनको पुलिस की भारी नफरी तैनात करके बैरियर्स लगाकर बिल्कुल सील कर दिया गया था। किसी साइल को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और 10:30 बजे तक मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुंचा था। राना सनाउल्लाह साहब को रीगल चौक रोक लिया गया, इसी तरह दीगर रहनुमाओं को मुख्तलिफ जगहों पर रोक लिया गया था। तो इस सारे मामलात में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो हो रहा था वकला और साइलिन का, जो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए आते हैं, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस मामले पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आज़म नज़ीर ताड़र साहब समेत दीगर रहनुमा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब से उन्होंने मुलाकात की और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। उनको ये भी कहा कि ये शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत करवाने से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट को चारों इतराफ से सील कर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है। हम ये नहीं कह रहे कि नैब हुकाम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना करें, उनको करना है तो उनके घर जाकर करें, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को क्यों आम लोगों के लिए, वकला के लिए बंद कर दिया गया है? चीफ जस्टिस ने क्या तो इस पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने सख्त भरमी का इजहार किया और तशवीश का भी इजहार किया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के
चारों तरफ दरवाज़ों को पुलिस कैसे बंद कर सकती है। फौरी तौर पर IG पंजाब तमाम रास्तों को खोलें और साइलीन और वकला को और अंदर आने दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर IG पंजाब अहकामात पर अमल नहीं करते तो फिर इसका इंतज़ामी सतह पर नोटिस लिया जाएगा। ये वो पुलिस की नाकिस हिकमत अमली थी। और ये चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किसी शख्स को चाहे वो मुल्जिम भी है तो उसको कानून के हवाले से उसके जो कानूनी हुकूक हैं उससे महरूम कैसे रखा जा सकता है। तो इसके साथ साथ आम साइलिन और वकला को जो परेशानी थी उस पर चीफ जस्टिस अब आ जाते हैं, जब पहुंच गए शहबाज साहब, अब वहां पे उनका कॉन्टेस्ट किस बात पे था और नैब क्या कह रही थी और क्या रिमार्क्स है फिर अदालत आगे? सबसे पहले तो आज जब पूरे 12:05 पर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी की अदालत में पेश हुए तो 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई का आगाज़ किया। तो सबसे पहले जस्टिस तारिक अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ कहाँ पर हैं। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं और वो कैंसर के मरीज़ हैं। ये सुनते ही शहबाज शरीफ खुद रोस्ट्रम पर आ गए। तो इस मौके पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने कहा कि बताएं क्या मामला क्या है और अब क्यों इस मामले शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते। इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत को सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में, आमदन से ज़ायद असासों के केस में मुतअद्दिद मरतबा नैब के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन 2 जून को इसलिए पेश नहीं हुए कि उनको खदशा था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि शहबाज शरीफ तमाम तर जो सबूत हैं वो नैब के तफ्तीशी अफसर को दे चुके हैं, लिहाजा इस बुनियाद पर अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए। तो इस मौके पर जस्टिस तारिक अब्बासी साहब ने एक सवाल किया कि बताएं ये वारंट गिरफ्तारी कब जारी हुए। तो शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि वारंट गिरफ्तारी तो 28 मई को जारी हुए, लेकिन गिरफ्तारी 2 जून को की जा रही है। जिस पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने नैब के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि यह क्या मुआजरा है, 28 मई को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और 2 जून को क्यों इंतजार किया गया। तो इस मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि उनके पास जब मवाद आया कि शहबाज शरीफ शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते तो तब फिर उन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया गया। तो बहरहाल नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से यह कहा कि वो इस मामले पर तफसीली जवाब देना चाहेंगे, जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि आपने इस दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करेंगे या उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने यह वाज़ेह कहा कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के हवाले से नैब के पास सबूत मौजूद हैं, तो हम अदालत को आगाह करेंगे। तो इस मामले पर अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद 17 जून तक शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली और नैब से जवाब तलब किया। और कमरा अदालत में राना सनाउल्लाह, शाहिद हकान अब्बासी साहब और दीगर जो लीगी रहनुमा थे वो मौजूद थे, लेकिन सुबह 10:30 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट में कोई लीगी रहनुमा और कोई कारकुन मौजूद नहीं था। ठीक हो गया अशफाक, बहुत शुक्रिया शामी साहब। आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं, वगरना मैं अशफाक साहब को शुक्रिया उनका मैं अदा करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बुनियादी बात यही है जिसकी तरफ कल मैंने तवज्जो दिलाई थी कि 28 जून को वारंट जारी, 28 मई को वारंट जारी कर दिए गए, तो फिर जो तफ्तीश के लिए पेशी है वो 2 जून का जवाब खत्म हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप अगर तफ्तीश में शहबाज शरीफ साहब ताउन नहीं कर रहे तो अपना नुकसान करेंगे। नैब का काम है रेफरेंस तैयार करना, मामला अदालत के सपुर्द करना, और मखसूस हालात हैं, कायदे इसमें इख्तलाफ हैं, बजट इजलास होने वाला है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, कोरोना जो है, खुद नैब के दफ्तर में कई अफसरों को कोरोना हो चुका है, कोरोना पॉजिटिव आया है उनका रिजल्ट। ऐसे माहौल में उनको स्काइप पर उनसे गुफ्तगू कर लेनी चाहिए थी या तहरीरी सवालनामा उनको दे देना। ठीक हो गया। अब इसी मामले पर एक एतराज़ उठ रहा है जो शिबली फराज साहब ने भी आज बातों बातों में इसका इजहार किया कि नैब से गैर हाज़िरी या कौमी असम्बली का इजलास हो तो कोरोना का ख़दशा उसका इजहार किया जाता है, लेकिन कोर्ट में हाज़िरी हो, ज़मानत का मसला हो तो सैकड़ों के मजमू से गुजर कर आप पहुँच जाते हैं, तब कोरोना का ख़दशा नहीं होता। ये सवाल तो उठेगा ना सर? ये कोई सवाल नहीं है। क्यों सर? ये तो एक मकाम का की टिचकर है भाई। एक आदमी ने जब रिलीफ लेना है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है और वहाँ इंसाफ हासिल करना है तो वहाँ वो जाएगा।
اور اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی جلوس لے کے آ رہا ہے، وہ تو لوگ کٹھے ہو گئے تو اس کے اندر ہجوم ہو گیا۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنی احتیاط ایک شخص کو کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے۔ اگر ایک شخص چاہ رہا ہے کہ میں اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتا، نیب کے دفتر میں نہیں جا سکتا، تو مجھے سکائپ پر پوچھ لیا جائے جو پوچھنا ہے، یا تحریری جواب لے لیا جائے۔ تو تفتیش کرنی ہے نا آپ نے، اس میں آگے مسئلہ کیا ہے اس میں؟ تو پھر اب انہی حفاظتی اقدامات کے ساتھ 9 جون کو دوبارہ طلب کیا ذاتی حیثیت میں پیش ہو جائیں۔ پھر اگر حفاظتی انتظامات کیے جا سکتے ہیں، نیب اگر شیشہ آگے کھڑا کر سکتی ہے، ڈی انفیکٹ کر سکتی ہے کمرے کو، تو وہ بھی ماسک پہن کے جا سکتے ہیں، تو پھر چلے جائیں۔ یہ اگر وہ چاہیں تو میرا خیال عدالت میں وہاں بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ بعد میں 9 تاریخ کو طلب کیا ہے اور عدالت سے اب بھی وہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کی کارروائی اسکائپ پہ ہو سکتی ہے، اگر ہائی کورٹ کی کارروائی جو ہے وہاں سے اسکائپ پہ ہو سکتی ہے، تو نیب کی تفتیش کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو سوال ان سے پوچھنے ہیں ان کے جواب مل جائیں گے، وہ ریکارڈ بھی ہو جائیں گے سارے۔ ایک دفعہ پھر شامی صاحب ہمیں آج جوائن کیا ہے نگاہ جناب سہیل بڑائچ صاحب نے بھی، تو میں چاہوں گا ان کو بھی شامل ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات پوری کر لیں۔ اگر وہ چاہیں تو عدالت کے پاس جا سکتے ہیں اور یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ مجھے جو بھی تفتیش کرنی ہے وہ اسکائپ پہ کر لی جائے، ویڈیو لنک کے ذریعے کر لی جائے، اور مجھے وہاں نیب کی عقوبت خانے میں نہ طلب کیا جائے، یہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، سہیل صاحب بہت شکریہ سر، ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شہباز شریف صاحب کل کیوں غائب رہے اس کا جواب تو آج مل ہی گیا، آپ بھی گفتگو کر رہے تھے کل، شامی صاحب کا بھی تقریباً ایسا ہی نکتہ تھا۔ تو یہ جو ان کی ضمانت اور کل تک کا جو کہانی ہے اور پھر ان کا سیاسی مستقبل، اس سارے ایونٹس کو اکٹھا کیا جائے تو کوئی ان کے تانے بانے جوڑ کے کوئی سیاسی مستقبل کی کوئی تصویر نظر آتی ہے آپ کو، یا یہ رسمی کارروائیاں فی الحال؟ دیکھیں، مجھے تو آج ایسے لگا کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑے تصادم سے بچ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن کے اس لیڈر کے ساتھ جو کہ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں، جن کے ساتھ اس کی دوستی ہو، جس کی پیٹرنیج اسے حاصل ہو، اگر آپ اس کو اس طرح سے گرفتار کریں گے تو ظاہر ہے یہ ایک تو آپ یا تو بہت بڑے طاقتور ہوں کہ آپ اپوزیشن کو بھی چیلنج کریں اور اپوزیشن کے دوستوں کو بھی چیلنج کریں۔ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اتنی مضبوط تو نہیں ہے کہ ان دونوں فریقوں کو چیلنج کر سکے۔ تو اچھا ہوا کہ عدالت نے فی الحال یہ گرفتاری روک دی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس گرفتاری کے نتیجے میں یہ جب بھی ہوگی تحریک انصاف کے کئی جگہوں سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، یا خراب نہیں ہوں گے تو کم از کم متاثر ضرور ہوں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ خام خواہ انہوں نے پنگا لیا ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھاک ان کا سیاسی ماحول جا رہا تھا، شہباز شریف کونے میں بیٹھے تھے، کوئی ٹربل کریٹ نہیں کر رہے تھے، کرونا کی وجہ سے سارے سکون میں تھے، تو یہ انہوں نے خود یہ ایک ایونٹ بھی کریٹ کر دیا، کل بھی آج بھی، پھر ان کو عدالت سے ریلیف بھی مل گیا۔ تو اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بچت ہو گئی، یہ بڑی لڑائی سے بچ گئے، لیکن سب کی ضرور ان کی ہوئی ہے آج سارے حوالے سے۔ شامی صاحب، سہیل صاحب، تو پھر کل جو آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے وہ تو پھر درست نہ ہوا نا؟ شہباز شریف کے ہاتھ بالکل ہی خالی تو نہیں ہے۔ بھائی لیکن یہ تبھی نظر آئے گا نا جب شہباز شریف ٹربل میں جائیں گے کہ کوئی ہاتھ ان کے پیچھے ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ پہلی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اپوزیشن کے لیڈر کی اتنی اہمیت تو ہوتی ہے، جس ملک کے اندر آپ لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ اس کو بالکل ڈسمس نہیں کر سکتے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ شہباز شریف کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی جو پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے تحریک انصاف کو یہ تاثر مل رہا تھا کہ ان کو شاید پیچھے سے کہیں سے بھی حمایت حاصل نہیں ہے، نہ عوامی حمایت نہ کوئی اور حمایت، لیکن آج لگتا ہے کہ شہباز شریف کچھ نسبتاً بہتر پوزیشن پہ آ گیا۔ صحیح، یہ نسبتاً جو بہتر پوزیشن ہے، شامی صاحب کر لیں، شامی صاحب بات پوری کر لیں۔ نہیں، آپ کر لیں۔
میں یہ عرض کر رہا تھا، یعنی یہ جو نسبتاً بہتر پوزیشن ہے، یہ اس کا سیاسی فائدہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہو سکتا ہے یا شہباز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے، یا یہ بس خبروں کی حد تک ہی نسبتاً بہتر پوزیشن آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ سہیل صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، بظاہر مثلا شہباز شریف گرفتار ہو جائیں، بظاہر شہباز شریف جو ہیں ان کی ضمانت کینسل ہو جائے، بظاہر شہباز شریف جیل میں چلے جائیں، اب اس کا ظاہری تاثر تو یہ ہے کہ بھائی شہباز شریف مشکل میں چلے گئے اور شہباز شریف کے حالات خراب ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے ایک دوسرا پروسیس، سیاسی پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ عوامی دباؤ اور مختلف حلقوں کا دباؤ ہوتا ہے جو حکومت پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی جو بیماری تھی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو گئی اور حکومت نے بڑی مشکل سے ان کی بیماری جو ہے ہاتھ جوڑ کے ان کو باہر بھیجا۔ تو یہاں بھی آپ جب کسی پولیٹیکل لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں تو ایک خاص حد تک ہی آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد یہ باؤنس بیک ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کی گرفتاری باؤنس بیک ہو گئی، نواز شریف کی گرفتاری باؤنس بیک ہو گئی، تو یہ ایک خاص حد تک کارگر ہوتا ہے۔ تو اب بھی شہباز شریف صاحب کو بے شک جیل میں بھیجیں گے، لیکن ایک وقت تک یہ کارگر رہے گا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ باؤنس بیک ہوگا ان فیور آف شہباز شریف۔ شامی صاحب، شبلی فراز صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غور تو ہو رہا ہے ان کا نام ECL پر ڈالنے کے لیے، البتہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، کہیں وہ باہر نہ جا سکیں۔ دیکھیے، وہ تو باہر سے خود آئے ہیں، یعنی وہ باہر تو گئے ہوئے تھے۔ یہ جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ فراز صاحب کے بیٹے ہیں، بڑا ان کا احترام ہے، بڑی ان سے توقعات تھیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ایک ذرا مختلف ڈکشن میں بات کیا کریں گے، مگر لگتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس ساری امید پہ پانی پھیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ECL پہ آپ ڈال دیں، آپ گرفتار کر لیں، آپ مقدمے قائم کر لیں، جو سیاسی حقائق ہیں ان کو اس طریقے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور ملک بھر میں سب سے دوسری بڑی سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، آپ جتنا اس کو زج کریں گے اتنا وہ رد عمل پیدا ہوگا، سر کہاں ہے رد عمل؟ جوش و خروش بھرے گا اور جوش اصل میں میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں نا، آپ لوگ جس طریقے سے سوال کرتے ہیں، رد عمل یہ نہیں ہوتا کہ 1 منٹ میں آگ لگ جائے، یہ رد عمل جو ہے اسی طریقے سے بنتا ہے۔ آج ورکرز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کا اپنا آپ دکھایا ہے، پھر کوئی ایونٹ ہوگا پھر وہ باہر نکلیں گے، ان کے اندر پھر آہستہ آہستہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں میں اس کو سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ایک بارودی صلاحیت ہے وہ الیکشن کے موقع پر نمودار ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر، بریک آ گیا۔ سہیل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بات شامی صاحب جہاں آپ نے ختم کی، یہ بارودی صلاحیت ٹھیک ہے کہ کارکنان کے ہاں آ جاتی ہے، آپ نے کہا کہ آج کچھ کارکنان نظر آئے ہمیں سینکڑوں میں یا ہزاروں میں، لیکن اگر قیادت کے اندر یہ بارودی یا جوہری صلاحیت نہیں ہوگی تو کارکنان کی جوہری اور بارودی صلاحیت کو کیا کرنا ہے؟ سر ان کو تو ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے نا، وہ تو ہمیں تب بھی نظر نہیں آتی جب ایئرپورٹ لے کے جانا تھا شہباز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو نواز شریف صاحب کے لیے۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب وقت کا میں حسنات ملک صاحب سینئر کورسپونڈنٹ سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں۔ اہم موضوع جسٹس قاضی فائز کا کیس، ان کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی، یہ فل کورٹ کے روبرو 10 رکنی فل کورٹ، یہاں فروغ نسیم صاحب پیش ہوئے، آج باقاعدہ انہوں نے اپنے دلائل دیے، عدالت کی جانب سے کئی اہم سوالات اٹھائے گئے، بالخصوص جو شکایت کنندہ وحید ڈوگر ہے اس کے بارے میں بڑے دلچسپ سوالات سامنے آئے اور آبزرویشن بھی سامنے آئی۔ ملک صاحب کیا آپ آج نے دیکھا؟ فروغ نسیم صاحب جو ہے نا، جی فروغ نسیم صاحب نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 2 دفعہ استعفیٰ دے چکے ہیں وکالت کرنے کے لیے، صحیح سپریم کورٹ میں وکیل کے طور پر پیش ہونے کے لیے، گویا یہ بھی مشغلہ ہو گیا ہے
इस्तीफा दो वापस लो, इस्तीफा दो वापस लो। सर ये पेशकश हर किसी की थोड़ी होती है। जी मलिक साहब, हसनात साहब। हसनात, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हसनात, आपसे हम जानना ये चाह रहे हैं कि फरोग नसीम साहब रोस्ट्रम पर आए और फिर जो कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ी, जजेस ने जो अहम सवाल उठाए और बीच में जो शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर की बात आई, जहां ये भी कहा गया कि उनको तो जस्टिस काजी फाइज़ के नाम के स्पेलिंग्स ठीक से लिखने नहीं आते, तो ये मालूमात उनने कैसे सर्च कर ली उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ से ज़रा शुरू करें ना, आगे बढ़ाएं बात को। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है वो ये है कि जो कंप्लेनेंट है अब्दुल वहीद डोगर, ये इनके क्रेडेंशियल क्या है, इनके माजी क्या है, इन्होंने कौन कौन सी खबरें बड़ी बड़ी की हैं और इसके अलावा क्या कहाँ ये काम करते हैं, और फिर इसके अलावा ये है कि जी इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की, एसेट रिकवरी यूनिट में क्यों फाइल की, और वहाँ गवर्नमेंट ने ये एंटरटेन क्यों की कि उनको कहना था कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फाइल करते। तो उस पर जब उन्होंने एक जजेस का ये था कि उनसे आपने पूछा कि आप ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से ली है, तो फरोग नसीम साहब कह रहे थे कि जी हमने डोगर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी जो सोर्स होता है जर्नलिस्ट का वो एसेट होता है और मैं आपको अपना सोर्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो यहाँ ये बात होती है कि शामी साहब भी बैठे हैं कि एक जर्नलिस्ट अगर खबर करेगा तो उसकी तो सोर्स ठीक है जी, उसकी खबर छपी है, लेकिन अगर जर्नलिस्ट कंप्लेनेंट बनेगा या कोई पिटीशन फाइल करेगा तो उसके लिए क्या वो सोर्स या वो चीज़ उसी तरह ही आएगी कि जर्नलिस्ट, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी तो वो वहाँ नहीं निभा रहा, वहाँ वो एक खुदाई खिदमतगार होगा। तो ये सवाल इस किस्म के थे। तो दूसरा जी हसनात साहब, बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, खुदाई खिदमतगार, माशाअल्लाह। जी, तो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का ये था कि जी आप ये कह रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फाइज़ ने अपनी मनी ट्रेल नहीं दी, लेकिन मनी ट्रेल वो तब देंगे जब आपको एलिगेशन लगाते कि उन्होंने करप्शन की, डिसऑनेस्टी की, कोई ऑफेंस किया। आपका जो सारा केस है रेफरेंस में वो ये है कि टैक्स लॉ की वायलेशन है। पहले तो ये है कि टैक्स लॉ की वायलेशन जो है वो 209 के जुमरे में नहीं आती। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का ये कहना था कि 200 हर जो वायलेशन है वो 209 में नहीं आती। जिस तरह भाई जाई साहब हैं, उनका कोई चालान होता है तो क्या वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो चालान करने के बजाय रेफरेंस फाइल कर देगा। तो ये था कि जी 209 में तब आएगा मामला कि जब वो कोई ऑफिशियल अपना वर्क करते हुए एक जज साहब ने कोई ऐसा काम किया है, कोई करप्शन किया है या ऐसा, तो उस पे आप 209 जो है वो जो है ना वो जुरिडिक्शन, यानी उसमें आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उस जज के खिलाफ कि जी इसने अपनी जो ड्यूटी के दौरान जो है ये काम किया है और पूरे इंस्टीट्यूशन जो है और को जो है वो अंडरमाइन किया है, उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी रेपुटेशन को। तो ये मेन कंसर्न था कि जी दूसरा ये था कि कौन सी लीगल ऑब्लिगेशन है जिसकी तहत जस्टिस काजी फाइज़ साहब बाउंड थे कि अपने इंडिपेंडेंट यानी जो उनकी बीवी हैं वो टैक्स फाइलर हैं और उनके बच्चे, तो वो बाउंड थे कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उनकी प्रॉपर्टीज का बताना, कौन सी लीगल ऑब्लिगेशन थी जो उन्होंने फुलफिलमेंट नहीं की। तो ये अब बताना है फरोग नसीम साहब ने, क्योंकि वो 2 दिन से हमने जो देखा है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग थी और या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो शोकाज जारी किया उसको वो नरेट करते रहे कि जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या कुछ होता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसेट रिकवरी यूनिट, एक तो एसेट रिकवरी यूनिट जो है ये किस लॉ के तहत काम कर रहा है, फिर ये है कि जी इनको किसने अथोराइज किया कि जजेस के मामलात देखें, क्योंकि जजेस का मामलात देखना क्योंकि 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देख सकती है। तो ये वो कंसर्न है कि एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से, तो इस हवाले से कल फरोग नसीम साहब ने अपना जवाब देना है। बहुत शुक्रिया आपका हसनात मलिक साहब, वक्त खत्म हो गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस नहीं बनता, हम सब जवाब दे हैं लेकिन पाबंद हैं कि इदारे और जजेस को बदनामी से रोकें
اور فروغ نسیم صاحب نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسڈ ریکوری یونٹ نے عوامی شکایات پر کتنے عوامی نمائندوں کے خلاف کارروائی کی، تو جواب میں انہوں نے بتایا کہ قاضی فائزہ کے بچوں اور اہلیہ نے بھی لندن کی پراپرٹی ظاہر نہیں کی، ابھی وہ اس قابل نہیں تھے کہ اتنی پراپرٹیز بنا سکتے، یا بہرحال اب تفصیلات سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ شامی صاحب وقت ختم ہو گیا، 4 اراکین اسمبلی بھی انتقال کر گئے ہیں کورونا کی وجہ سے۔ دیکھیے 4 ارکان اسمبلی انتقال کر گئے کورونا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ایک تو وزیر صاحب سندھ کے مرتضیٰ بلوچ، یہاں ہمارے شوکت چیمہ صاحب جو ہے، شوکت منظور چیمہ، اور پھر منیر اورکزئی MNA، تو ایک یلغار ہے جو کورونا کی جاری ہے۔ لیکن میں ان سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے اور ہمیں کورونا جو ہے اس کے معاملے میں ایک ڈسپلن ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہماری حکومت کو بھی کوئی ہدایت دے اور ہمارے عوام کو بھی کوئی ہدایت دے۔ اور بریک آگئی سر، میں بریک ایک بات سمجھے کہ جو اعلیٰ شامی صاحب بریک ایک آگئی ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ شامی صاحب کی بات ادھوری رہے گی کیونکہ وقت ختم ہو چکا، کل انشاءاللہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.